मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हम लोगों ने अभी तक पिछली वाली वीडियो में क्या बैगा जनजाति और सहरिया जनजाति को कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं सहरिया जनजाति की नेक्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो है ये। और अब हमें बहुत अच्छे से यही क्लास के अंदर याद करके खत्म करना है इसको। ठीक है, ये नहीं करना है, पेन और कॉपी लेके बैठो, फटाफट लिखते जाओ और बार बार मेरे साथ रिवाइज करना। तो मैं आपको यहाँ लर्न भी करा दूंगी, याद भी करा दूंगी। ठीक है, पिछली वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो पिछली वाली वीडियो में जाके पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख ले, फिर इसका जो ये नेक्स्ट पार्ट है उसको इजी हो जाएगा याद रखने में। और सेम एज इट इज इसी बेस पर आपको फ्लो चार्ट बनाना है, तो ये अपन को बहुत देर तक याद रहेगा, लंबे टाइम तक। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, यहाँ सबसे पहले अपन इसका आवाज देखेंगे। जो सहरिया जनजाति के लोग हैं इनका घर कैसा होता है, इनके घरों को क्या कहते हैं, इनके घर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप कैसा होता है इनके घरों का। सामाजिक संगठन की अगर हम बात करें तो सामाजिक संगठन में इनके घरों को क्या कहते हैं, इनका जो सामाजिक संचलन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, पंच के हिसाब से होता है या फिर कोई और चीज है इनकी करने वाली, वो इन चीजों को संचालित करती है, वो हम यहाँ समझेंगे। पर्व और त्योहार इनके किस तरीके के होते हैं, ये कैसे फेस्टिवल मनाते हैं, क्या करते हैं ये अपने त्योहारों पर, ये अपन इसको समझेंगे। नृत्य इनका कैसा है, गाने इनके कैसे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये अपन लोग अपने मन से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इनकी भाषा कैसी है और थोड़े से इनके अन्य तथ्यों को समझ लेंगे। फिर हम इनका जन्म और मृत्यु संस्कार जो आगे होगा वो अपन इसको आगे समझेंगे। सबसे पहले आप इनका देखो गांव और आवास कैसा होता है। इनके गांवों को हम क्या सहराना कहते हैं। क्या कहते हैं, सहरिया के लोग हैं, ऐसे लिंक कर लो, शहर में रहने वाले लोग अपने गांवों को सहराना कहते हैं। ठीक है, और इनके जो घर होते हैं वो उल्टे यू आकार के शेप के होते हैं। यू ऐसे बनता है लेकिन इनके जो घर होते हैं वो ऐसे यू आकार, मतलब उल्टे यू के शेप में ये अपने घर बनाते हैं। जैसे बैगा जनजाति पहाड़ों पर रहना पसंद करती थी, जंगलों के किनारों पर, लेकिन भैया ये लोग नहीं रहते पहाड़ों पे, ये नहीं रहते जंगलों में। इनको कहाँ अच्छा लगता है, इन्हें समतल मैदानों में रहना अच्छा लगता है। ये समतल प्लेन फ्लैट वाली जगहों पे अपने अच्छे आकार के घर बनाते हैं, यू शेप में ये अपने घर बनाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखें इनके सामाजिक संगठन कैसा होता है। इनके गांव को क्या बोल रहे हैं, सहराना। सहराना में होती है पंचायत। सहराना समझ लो एक गांव है, उधर बैठ गए पंचायत। बहुत सारे लोग जब बैठ जाते हैं किसी भी मुद्दे का निर्णय लेने के लिए, कोई भी चीज हो गई, गड़बड़ हो गई, कोई कांड हो गया गांव में, है ना, ऐसी कोई भी चीज हो गई, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पंचायत आते हैं। पंच कोई नई चीज नहीं है, हम लोग जानते हैं। तो वो जो पंच बैठते हैं 5, उसको अपन क्या कहते हैं, पंचायत लगना। सहराना में पंचायत लगती है और 5 लोग बैठते हैं। वो 5 कौन कौन से हैं भैया, एक अपने पटेल साहब बैठ गए, कोटवार इनको प्रधान भी कहते हैं, बराई हो गया, भोपा और हथनेरिया, है ना। तो ये 5 लोगों से मिलकर इनकी क्या पंच बन गई। अब इन 5 के काम भी अलग अलग हैं, सब अलग अलग काम करते हैं। इनके कामों को अब किस प्रकार से किया जाता है। पटेल क्या है, निर्णय सुनाने का काम करता है, मेन मुखिया है पटेल। पटेल साहब कौन है, मेन मुखिया है। पटेल जी बैठे हैं, ये क्या करते हैं, निर्णय का काम करते हैं। जो भी एविडेंस है, जो भी चीजें हुई हैं इनके सामने ला के रखो, लोग इनके सामने बोल रहे हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये पूरी कोशिश करते हैं पंचायत में ही बैठ के पूरे काम को निर्णय लेके खत्म कर दिया जाए। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं, ये जो अपने पटेल साहब होते हैं ना, जो पटेल मुखिया जी, ये कौन होते हैं, ये वंशानुगत होते हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ियों बनते चले आ रहे हैं। दादा थे, फिर पोता, दादा का बेटा हुआ, फिर पोता हुआ, इस प्रकार से इनकी जो है वंशानुगत होती है नियुक्ति पटेल की। कोटवार क्या करता है, प्रधान ये करता है जो भी निर्णय लिए गए हैं। आप किसी से वसूली करना है, किसी ने गड़बड़ की थी, तो ये सारे कामों का संचालन प्रधान साहब करवाएंगे। इन दोनों का मिलकर पूरा सामाजिक संगठन को संभालने का काम होता है। प्रधान यानी कोटवार और ये अपने पटेल साहब। बराई का काम क्या है, ये डोंडी पिटवाता है। डोंडी क्या है, ढोलक बजवाना। गांव में कोई भी काम होना है, पंचायत लगनी है, तो उसकी फटाफट जो बैंड बाजे टाइप का बजवाने का काम करेगा वो कौन, बराई करवाएगा, डोंडी पिटवाएगा। संदेश वाहक कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, संदेश भिजवाने का कार्य कर रहा है ये कौन, बराई। भोपा क्या करता है, भोपे का काम है तांत्रिक है, ये बाबा जी है ना, ये कौन है, तांत्रिक जी है बाबा जी। ये क्या करते हैं, तंत्र मंत्र विद्या से झाड़
झाड़ फूक करते हैं। क्या करते हैं, किसी को भूत भूतनी लग गए, लड़कियों के बाल घूमने लगे, लोडरे लग गए, तो ये किसका काम है, ये भोपा साहब आएगा। भोपा है एक तांत्रिक, उसको ये झाड़ फूक करके उसको दूर कर देता है। जब जिसके ऊपर कोई ऐसी चीज आ जाती है, उसको दूर होने के बाद मतलब जो बीमार था, जो मरीज था, वो ठीक हो गया उसका, तो वो क्या करेगा, फिर उसके बाद इनको भेंट देगा। भेंट में क्या देगा, एक चांदी का कड़ा देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग कौन देखेंगे, हथनरिया या गुनिया। हथनरिया कौन है, ये वैद्य साहब है। कौन है, ये वैद्य है। वैद्य क्या करता है, हाथ देखकर अपने हाथ की नस पकड़कर चेक कर लेते हैं। तो हथनरिया अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं, हाथ देख के चेक कर लेते हैं, ये वैद्य होते हैं। ये बीमारियों का पता लगाते हैं और आपका उसका इलाज कर देते हैं, ट्रीटमेंट करने का काम करते हैं। तो ये लोग कौन हो गए, पूरे के पूरे सहराना पंचायत वाले हो गए, ये पांचों के पांचों लोग। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसको यही याद करो, घरों को क्या कहते हैं, इनके घरों को सहराना कहते हैं। यू उल्टे यू शेप में इनके घर बनते हैं। नेक्स्ट अपन ने क्या देखा, समतल मैदानों में रहते हैं। फिर अपन ने क्या देखा, इनकी पंचायत, तो मुखिया कौन है, पटेल साहब। प्रधान होता है, और कौन होता है इनके पंच में शामिल, और दूसरा होता है बराई होता है, भोपा होता है और हथनरिया होता है। इन लोगों ने पूरों ने मिलकर अपना काम खत्म कर लिया। वहीं अगर हम इनके त्योहार यानी फेस्टिवल की अगर बात करें, पूरे हिंदुओं की तरह ही ये पूरे अपने त्योहार मनाते हैं, क्योंकि भारत में रह रहे हैं। और दूसरी चीज, इनकी फ्रेंडशिप बड़ी पक्की है। किनके साथ में, हिंदुओं के साथ में। शहर में रह रहे हैं, सहराना, इनने फ्रेंडशिप कर ली है हिंदुओं के साथ, तो ये उनके ही फेस्टिवल में सेलिब्रेट करते हैं साथ में, मतलब उन्हीं के त्योहार मनाते हैं, जैसे दीपावली, दशहरा, होली, ये सारे त्योहार ये लोग मनाते हैं। खाने में अगर ये त्योहारों पर इनकी परंपरा है कि ये मीठी चीजें बनाएंगे, मीठी पूरी, मीठा भोजन, मालपुआ, ये सारी चीजें क्या होती है, ये मीठी मीठी चीजें इनकी परंपरा है इनके इधर बनने। तो ये बहुत सिंपल से इनके त्योहार थे। वहीं अगर अपन इनके नृत्य देखें, नृत्य बहुत फेमस नृत्य और इससे क्वेश्चन आते ही है। इनका नृत्य है लहंगी। कौन सा है, लहंगी, रागनी और दुलदुल घोड़ी। इनका क्या है नृत्य, लहंगी, रागनी और दुलदुल घोड़ी। अब ऐसे याद रखो इसको, कैसे याद रखा जाएगा, शहर में गए, ठीक है, शहर से हो गया सहराना। लड़की ने क्या किया, लहंगा पहना। लड़की को तो बहुत मजा आता है लहंगा वहंगा पहनने में, तैयार होने में। एक ही तो काम होता है उनको सबसे अच्छा कि हम तैयार हुए और हमारी तारीफ कर दो, तो हमारा तैयार होना पूरा वसूल। शहर गई लड़की, उसने पहना लहंगा। लहंगा पहना किसने, रागनी ने। रागनी ने पहन लिया। अब रागनी ने क्या किया, दुलदुल घोड़ी डांस में पार्टिसिपेट कर लिया। ठीक है, कितना इजी है इसको याद रखना, बहुत इजी, अपन को याद भी रहेगा लंबे टाइम तक। शहर में गई लड़की, उसने पहना लहंगा, वो लड़की थी रागनी और वो दुलदुल घोड़ी डांस में पार्टिसिपेट करती है जाके। वहीं अगर गाना देखें तो लांगुरिया, जेवनार, गोड और लीला, कौन कौन से हैं, लांगुरिया, जेवनार, गोड और लीला, इनके ये गाने हैं। ये क्या थे, इनके नृत्य थे और ये इनके गान हैं। वहीं अगर भाषा की बात करें तो ये लोग कौन सी, मुंडरिया, मुंडारिन इनकी कौन सी है, भाषा है। मुंडारिन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कोलारिन परिवार से आते हैं, जो द्रविड़ समूह वाले मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया, उसको समझ लेना जाके। तो ये क्या है, इनकी दो भाषाएं, भाषाओं से भी सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर अन्य तथ्यों की बात करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, यही याद करके खत्म कर दो। श्योपुर में संग्रहालय है इनका, शहरीय जनजातियों का जो संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है, शहरीय जनजातियों का संग्रहालय जो है वो श्योपुर में स्थित है। कहाँ पर है, श्योपुर में स्थित है। शहरीय जनजाति का संग्रहालय श्योपुर में स्थित है। सामुदायिक रेडियो केंद्र, इन लोग का सामुदायिक रेडियो केंद्र भी है। ये कितने एडवांस हैं ये लोग, है ना। तो इनका जो सामुदायिक रेडियो केंद्र है वो भी कहाँ पर है, श्योपुर में ही स्थित है ना। इसको यही याद करो, यही खत्म करो। बहुत अच्छा और बहुत इजी वे में फ्लो चार्ट ऐसे ही बनाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब अपन लोग क्या देख रहे हैं, इनका खाना पीना देखेंगे। अपन लोग ये खाना पीना कैसा खाते हैं, वस्त्र आभूषण कैसे पहनते हैं, जन्म के टाइम पर इनके कौन से संस्कार होते हैं और विवाह की पद्धतियां क्या है, कितने प्रकार का इनके यहाँ पर विवाह होता है। सबसे पहले अगर हम इनका खाना पीना देखें तो ये मोटा अनाज खाना प्रेफर करते हैं। मोटा अनाज जो है, जो कौन कौन सी, ज्वार, मक्का, ये सारी चीजें ये लोग खाना पसंद करते हैं। अगर गेहूं इनके यहाँ पर कब खाया जाता है, त्योहारों के टाइम पर, कोई फेस्टिवल होता है तब ये लोग गेहूं खाते हैं। गेहूं से कोई भी चीज को बना लेते हैं, रोटी, पूड़ी, मालपुआ टाइप, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उस टाइप की कोई चीज बनाते हैं, फिर ये लोग त्योहारों के टाइम पे उसको खाते हैं।
फिर नेक्स्ट हम वही देखें, ज्वार की जो रोटी है कड़ी के साथ खाना ये लोग बहुत पसंद करते हैं, इनका फेवरेट खाना है। नॉर्मली इनके यहाँ अगर कोई फेस्टिवल वगैरह नहीं है तो नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं, कड़ी और ज्वार की रोटियां बनाते हैं, सेकते हैं बढ़िया ज्वार की रोटी और कड़ी के साथ खाते हैं। वहीं देखें अगर अपन इनके कुछ होता है जैसे विवाह का कोई अवसर है या कुछ है तो ये बेसन बाटी बनाते हैं, क्योंकि राजस्थान से लगा हुआ एरिया है। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था ये कहां से, राजस्थान से टच करता है, तो वहां का थोड़ा सा कल्चर इनके ऊपर प्रभाव डालता है, उधर ही का ये राजस्थान वाला बाटी वाला खाना। तो ये क्या करते हैं, ये बेसन बाटी है ना, बेसन बाटी बनाते हैं और ये लोग क्या करते हैं, फिर इसको विवाह या कोई भी इनके घर पे कोई मुख्य कार्य होता हो, जो भी फेस्टिवल, उसमें ये उसको खाना पसंद करते हैं। पूरे हाथों पर इंक फैल रही है मार्कर से निकल के, पूरे हाथ हो गए हैं ब्लैक ब्लैक, देखो जरा कैसे हो गए हैं मेरे हैंड। फिर क्या होता है, अगर आभूषणों की हम बात करें, आभूषण क्या है, पुरुष भी पहनते हैं इनके इधर आभूषण और स्त्री भी। अगर वस्त्रों की बात करें पुरुष की, मुख्य रूप से इनके इधर के जो पुरुष हैं वो धोती पहनते हैं, देखा भी है, ऊपर सर पर पगड़ी लगाते हैं, हम लोग राजस्थान साइड का देखते हैं, उसी टाइप से टच करता हुआ कल्चर है। पगड़ियां पहनते हैं, धोती पहनते हैं, ठीक है। स्त्रियां क्या करती हैं, इनकी लहंगा घाघरे थोड़े थोड़े हल्के हल्के से इनके ऊंचे होते हैं, एंकल से थोड़े ऊंचे से लहंगे पहनती हैं, इनके गोल गोल बड़े घेरदार लहंगे होते हैं इनकी स्त्रियों के, बहुत प्यारे भी लगते हैं और उनके देखने में, लहंगे घाघरे पहनते हैं। और ये क्या रंग बिरंगे वस्त्र पहनते, चटकाऊ कलर नहीं होते, एकदम डार्क पीला लाल नीला, कुछ चटक मटक के कलर पहनना पसंद ज्यादा करती हैं ये लोग। तो ये लोग क्या चटकीले पहनते हैं रंग, दोनों ही आभूषण पहनना पसंद करते हैं। अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष जो है वो कान में क्या पहनता है, छेलखड़ी और मुर्की पहनता है। वहीं गले में देखें तो कंठी, गोप और चौसर, कमर में सूतवा, सूत के बांध लिया, खींच के बांध दिया, कमर में सूतवा पहनता है। गले में कंठी, अपन तो सुनते भी हैं कंठी शब्द तो बहुत, कंठी गोप और चौसर, इसको 2-3 बार बोलो, अगर लिंक बना सकते हो तो लिंक बनाओ इसकी, लेकिन इसको यही याद करके खत्म करो, है ना। तो क्या है, कंठी, गले में क्या पहना, कंठी गोप चौसर, कंठी गोप चौसर। और कहा, कान में क्या पहनते हैं, छेलखड़ी और मुर्की, कमर में सूतवा पहनते हैं। वहीं स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियां जो है वो क्या पहनती हैं, बोर, राबड़ी और क्लिपी, ये बालों में लगाती हैं। ये क्या करती हैं, क्लिप से रिलेट कर लो, क्लिप और राबड़ी और बोल, ये क्या बालों में लगाती हैं ये लोग, अपने बालों में, ठीक है। और वहीं नाक में सोने चांदी की लौंग, वो तो नॉर्मली सब पहनते हैं, हमारे घर में मम्मी बहने, मैं खुद पहनती हूँ, सब पहनते हैं, नाक में सोने या चांदी की लौंग पहनते हैं, कोई अलग सी चीज नहीं। कान में एरन, बाली और फीकर, नहीं कहते जो एरन बुंदे पहन लो, पुराने जमाने की दादी नानियों को देखो, देखो उसने तो एरन बुंदे ही नहीं पहने हैं कानों में। तो कान में पहनने वाली चीज को इनका क्या कहते हैं, एरन, बुंदे, बाली या फीकर कहते हैं। इस तरीके के ये लोग आभूषण और वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। जन्म संस्कार की अगर हम बात करें, जन्म के टाइम पर इनके इधर क्या होता है, जब लड़की होती है तो ये लोग बहुत शुभ मानते हैं, वो तो हम लोग भी मानते हैं, लड़की का होना क्या कोई बुरी बात है, नहीं है, लड़कियों का होना शुभ होता है, लक्ष्मी आती है घर में। तो क्या है, सहरिया जनजाति के लोग भी क्या शुभ मानते हैं अपने घर में, इनके घर में अगर लड़की का जन्म हुआ तो ये शुभ है। 7वें महीने में इनकी यहाँ क्या होती है, मैंने गोद भराई होती है, गोल भराई लिख दिया, इनके क्या होती है, गोद भराई होती है, अपन के इधर भी होती है, ज्यादातर लोगों के इधर होती है, हिंदू मुस्लिम सबके इधर होती है। 7 मंथ जब होता है तो गोद भराई की रस्म की जाती है, तो इनके यहाँ पे भी गोद भराई की रस्म होती है। गर्भवती के घर वाले पही राबड़ी लेकर आते हैं, पही राबड़ी लेकर आते हैं, बहुत सारा सामान लेकर आते हैं बच्चे के लिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, बहुत सारा सामान के बच्चा होगा तो उसके होने के बाद चीजें जो बनाई जाती हैं, गुड़, मीठा, बहुत बहुत सारा आइटम होता है, वो सब लोग ये लोग दालें, चावल, ऐसे खाने पीने का सब। लेकिन ये ठीक नहीं है लाना, अगर सक्षम है लड़की के माँ बाप तो देखो अच्छी बात है, वो लेकर आए खुशी से। लेकिन जिनके माँ बाप सक्षम नहीं है और ससुराल वाले प्रेशर डाल के मंगा रहे हैं या फिर वो उधार लेकर आ रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। इन चीजों को आगे भी आपको देखना है, अपन को इन चीजों को रोकना है। कोई भी ऐसी चीज जो दूसरे के ऊपर क्या करे, बोझ बन जाए, है ना, बोझ बनने वाली चीजें नहीं करना। इच्छा अगर आपके पास है तो आप लाओ, अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्टॉप करो, ऐसी चीजों को, है ना। बाकी तो रस्में हैं, रस्में तो रुकती नहीं है, मानने वाले नहीं मानेंगे, जिनको नहीं मानना है। तो क्या कहते हैं, गर्भवती के घर वाले पही राबड़ी लेकर आते हैं। नामकरण के बाद बच्चे का जैसे नामकरण हुआ तो उसके बाद क्या करती हैं, जो महिलाएं होती हैं वो घंगरी, गेहूं और गुड़ को पानी में उबालकर
गेहूं और गुड़ को पानी में उबालकर पूरे मोहल्ले में जो उनके आसपास के रिलेटिव्स है, रिश्तेदार हैं, उनको बंटवाती हैं। जाता है, अमूमन अपन भी देखते हैं, हम लोग के इधर पे भी क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं अचवानी, सटोरा, ये कुछ टाइप का। तो इनके इधर पे इसको क्या बोलते हैं, घघरी। महिलाएं घघरी गेहूं और किसका, गुड़ का पानी में उबालकर बनाती हैं और इसको क्या सब जगह बंटवा देती हैं जो भी उनके रिश्तेदार होते हैं, है ना। समझ में आया होगा अपन ने क्या, खान पान, वस्त्र और जन्म संस्कार, बहुत आसान है, याद कर लेना इन्हें। विवाह, विवाह के नियम कोई टफ नहीं है इनके इधर, कठोर नहीं भैया, शहर वाले हैं, शहरी जनजाति वाले हैं, शहर से रिलेट है, तो इनका विवाह, इनका विधवा विवाह भी हो जाता है, इनका सगाई विवाह भी होता है, झगड़ा विवाह, और इनका सबर विवाह, खेका विवाह, छार विवाह। ये कैसे होते हैं अब इनको समझो। सबर विवाह कैसा होता है, पंच और परिवार वाले इस विवाह को संपन्न कराते हैं। जो पंच थे ना अपने, जो 5 पंच मैंने बताया था, कौन कौन, पटेल वगैरह। सगाई विवाह क्या होता है, पहले सगाई कर देते हैं राजी बाजी से, लड़के वाले भी तैयार, लड़की वाली भी तैयार, तो राजी बाजी से वो कर दिया, क्या विवाह कर दिया। फिर उसके बाद एक वो उसकी तारीख ले ली, दिन तारीख शादी की 1 साल बाद की, है ना। तारीख लेने के बाद उसमें अपन लोग उसका विवाह कर देंगे। बहुत आसान सा विवाह है। झगड़ा विवाह, ये झगड़ा विवाह क्या होता है, ये शादी के बाद वाला विवाह है। विवाहित स्त्री है अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, अब फिर उसको पकड़ के गांव वाले या लोग वाले उनको पकड़ के फिर उन दोनों का विवाह कराते हैं। ऐसे विवाह को क्या झगड़ा नाम दिया गया है, झगड़ा विवाह कहते हैं। विधवा विवाह क्या है, स्त्री का मतलब जो थी महिला, उसका हस्बैंड डेड हो गया, तो उसको भी है कि वो शादी कर सकती है, विवाह कर सकती है, बहुत बाउंडेशन नहीं है। तो कितनी इजी सी बात है, वरना पहले के जमाने में कहाँ ऐसा होता था। लेकिन इसमें पहला हक किसका होता है, देवर का होता है। अगर देवर तैयार है और भाभी तैयार है तो उनका विवाह कर दिया जाए, अगर नहीं है, इसमें पहली महिला की जो है ना स्वीकृति होनी चाहिए। अगर वो मतलब जो विधवा महिला है, अगर वो चाहती है तो ये विवाह होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। वो विवाह कौन सा कहलाएगा, विधवा विवाह कहलाएगा। सेका विवाह कौन सा होता है, विधवा और अविवाहित पुरुष, विधवा महिला है और अविवाहित पुरुष है, ये दोनों जो शादी करेंगे, जो विवाह करेंगे, ऐसे विवाह को क्या बोला जाएगा, खेका विवाह बोला जाएगा। छार या फिर फेरा विवाह, फेरा विवाह क्या होता है, लड़का लड़की, पहले बात पक्की हो गई लड़का लड़की की, फिर उसके बाद लड़की तैयार नहीं है, उन लोगों ने शादी तोड़ दी, तो लड़के वाले आएंगे, उस लड़की को उठाएंगे और खेका करके कुछ होता है, फेरा गाड़ देंगे आंगन में और उनके 7 फेरे लगाएंगे, उन लोगों के लगवाएंगे और ये शादी को संपन्न कराएंगे। ऐसा विवाह क्या कहलाता है, फेरा या छार विवाह, है ना। ये इनकी विवाहों की पद्धतियां हैं जो अपन ने पढ़ी है, और बहुत नियम कठोर नहीं है। जब बताऊं उनके इधर विधवा विवाह हो रहा, भाग के विवाहित स्त्री ने अपने प्रेमी के साथ कर लिया, तो उनके थोड़ी ना इतना ज्यादा टफ होगा। तो ये इनके यहाँ पे क्या है, विवाह की जो पद्धतियां हैं बहुत आसान सी पद्धति है, इजी वे में इनके इधर शादी हो जाती है। ये अपन ने लगभग सारी चीजें कंप्लीट कर ली। संस्कार कैसा होता है, लोकगीत क्या है, धार्मिक जीवन, देवी देवता, और आर्थिक जीवन इनका कैसा कटता है, मतलब कैसा है इनका आर्थिक जीवन। मृत्यु संस्कार, जलाना और गाड़ना, इनके इधर दोनों प्रथाएं हैं। तीसरे दिन इनके अस्थियां जो होती है ना, अस्थियां जलाकर जो इकट्ठी की जाती हैं, उसको छास माटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अस्थियों को छास माटी कहते हैं। 12वें दिन जब खत्म हो जाने के बाद, डेथ हो जाने के बाद, अपन सबके इधर भोजन भी देते हैं, तो 12वें दिन इनके इधर कोई भोजन दिया जाता है, उसको नुक्ता खर्च कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, नुक्ता खर्च कहते हैं। स्मृति चिन्ह, खूंटा गाड़ना, खूंटा गाड़ना की स्टोरी में सुना चुकी हूँ, क्या है इनकी जो स्मृति चिन्ह जो लोग बनाते हैं, जो लोग, वो इनका खूंटा गाड़ना है, ठीक है। तो क्या कहते हैं इनके इधर, जलाना तथा गाड़ना दोनों प्रथाएं हैं। तीसरे दिन अस्थियां एकत्र करते हैं, उसको क्या कहते हैं, छास माटी। 12वें दिन के खाने को ये लोग क्या कहते हैं, जो दिया जाता है, उसको नुक्ता खर्च कहते हैं। स्मृति चिन्ह खूंटा गाड़ना माना, मतलब खूंटा गाड़ना किया जाता है इनके इधर। लोकगीत मैंने बताया था, लांगुरिया, लांगुरिया क्या है, मैंने गीत में बताया था कि इनका लोकगीत है। हल्दी गीत इनका लोकगीत है। बन्ना गीत शादियों में होता है, वो लोकगीत है। और जानकी को विवाह और गोठ लीला, ये सारे क्या हैं, इनके लोकगीत हैं। जो लांगुरिया है वो श्रवण मास में बुजारिया जो पर्व है उस टाइम पर ये क्या होता है, ये गाया जाता है लोकगीत। हल्दी गीत क्या होता है, मंडपाच्छादन, मतलब जो लड़की को हल्दी या लड़के को हल्दी लगती है तो मंडप बनता है ना, उस टाइम पर जो गीत गाया जाता है मंडप में, तो वो हल्दी गीत इनका लोकगीत है। बन्ना गीत शादियों में जो होते हैं ना, बन्ना बन्नी गीत होते हैं, हम लोगों ने भी सुने हैं शादियों में। तो गांव साइड में जो अपने होते हैं वो जब बारात आती है तब
बधाई होती है जब वो बिठा देते हैं, मांझे टाइप के बिठा दिए जाते हैं, तब बन्ना बन्नी गीत। और शादी की जब विदा होती है उस टाइम पे ये लोग बन्ना बन्नी गीत, मतलब कुल मिलाकर शादी के टाइम का गीत है, इतना याद रखो। जानकी को विवाह इनका कौन सा लोकगीत, और गोठ लीला, ये सारे कौन से इनके लोकगीत है, किसके, सहरिया जनजाति के। धार्मिक जीवन पूरा इनका मतलब जैसे हिंदुओं का है सेम एज इट इज, सारी चीजें तो ये वही मानते हैं, तो हिंदू धर्म मानते हैं ये ज्यादातर, तो इनका धार्मिक जीवन भी वैसा ही है। आत्मा और तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हैं, जो बताया था मैंने आप लोगों को जो अपने पंचों में था, तो ये क्या आत्मा और तंत्र मंत्र पे विश्वास करते हैं। जब चीजें ठीक हो जाती हैं तो फिर उसको क्या कड़ा देते हैं। और हिंदू देवता शंकर और हनुमान भी, मतलब हनुमान जी को और शंकर जी को भी मानते हैं हिंदू देवताओं को। जब अच्छी फसल की ये कामना करते हैं, कोई भी है और भी जनजातियों में ये चीज है, जब अच्छी फसल की ये कामना करते तो ये लोग क्या करते हैं, उनको अपने देवी देवताओं को भेंट चढ़ाते हैं, ठीक है। अब वहीं देवी देवताओं को हम देखें, ठाकुर देव सारे जनजातियों में सब में ठाकुर देव कॉमन देवता है, मतलब ठाकुर देव इन लोग के इधर ऐसा माना जाता है कि पीढ़ियों से इनकी रक्षा करते आ रहे हैं ठाकुर देव। तो ठाकुर देव जो हैं बच्चों और बूढ़ों की रक्षा करते हैं। जब कभी बच्चों की पसलियां चलने लगती हैं या कुछ ऐसी चीज होती है तो ये लोग कामना किससे करते हैं, ठाकुर देव से ही कामना करते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छा कर दो, फिर ये उनको भेंट चढ़ाते हैं। भैरव देव, जैसे किसी स्त्री के बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, बांझ स्त्री है, तो ये लोग किससे, भैरव देव जो इनके भगवान है उनसे कामना करेंगे और झूला झुलाने वाली प्रथा करेंगे ताकि इनके बच्चे हो जाएं। किससे कामना कर रहे हैं, ये भैरव देव से बच्चे की कामना करते हैं। नाहर देव इनके जंगलों में रहते हैं, है ना, इनके पालतू जानवरों की रक्षा करते हैं, तो ये लोग नाहर देव को भी मानते हैं। तेजा जी के ऊपर अटूट विश्वास है। तेजा जी के नाम से कई मेले भी लगाए जाते हैं, जब अपन मेले पढ़ेंगे तो उसमें पूरे याद कर लेंगे अपन लोग, है ना। और कहीं कहीं तो ओटले तक लगाए जाते हैं तेजा जी के नाम से। और क्या करते हैं, ये सांप से काटने से इनको बचाते हैं ये भगवान। तो इन लोगों का तेजा जी के ऊपर अटूट विश्वास है, ठीक है। ये तो इनका पूरा हो गया, कौन कौन सी, मृत्यु, लोकगीत, धार्मिक जीवन कैसा है, देवी। तब आर्थिक जीवन देखें, आर्थिक जीवन कृषि तो ये लोग करते ही हैं, तो कृषि के ऊपर आश्रित है। मजदूरी भी करते हैं तो मजदूरी के ऊपर भी आश्रित है। और जड़ी बूटियों का इन्हें अच्छा ज्ञान होता है, क्या वैद्य भी तो होते हैं ना इन लोगों में, इन्हें जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान होता है, जो जड़ी बूटियां एकत्रित करके दवाएं बनाते हैं, औषधियां बनाते हैं, ठीक है। ये सारी इनकी चीजें लगभग अपन ने कंप्लीट कर ली। अब जो छूटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो छूटने वाली चीजें होंगी उसको अपन ऑब्जेक्टिव में लगा लेंगे। और मैं हमेशा कहती हूं एक चीज, जो चीजें हमने नहीं पढ़ी हम अपना तर्क का, अपने ब्रेन का यूज करके सही आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। इतनी सारी जब चीजें हमने पढ़ ली हैं तो हम तार्किक रूप से ऑप्शनल जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको और क्वेश्चन को पढ़ के सही आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं, उन ट्रिक्स को अपन सीखेंगे जब अपन एमसीक्यूज लगाएंगे। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें।